जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसी आती थी, अब उस वैकेंसी को कुछ नए तरीके से निकालने के लिए सरकार ने एक नया प्रावधान आपके लिए किया है। उसने किया क्या है, पहले कोई परीक्षा देते थे तो प्रीलिम्स लेते थे, जैसे लोअर 1 लोअर 2 होता था, आप सुने होंगे ट्रिपल एससी के थ्रू। तो अब ऐसी परीक्षाएं जो होती हैं, जितनी भी परीक्षाएं, यहाँ तक कि आपकी जो जूनियर असिस्टेंट होती है, वीडियो होगी, लेखपाल होगी, या जो भी परीक्षाएं होंगी जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होती हैं, उनमें यानी राज्य सरकार के थ्रू जो वैकेंसी होती है उनमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक स्कोर कार्ड गेन करना पड़ेगा। वो स्कोर कार्ड कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए सरकार ने एक नई परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो उस परीक्षा का नाम आपने सुना भी होगा, पेट। क्या पेट के थ्रू अब जो नई भर्तियां आएंगी वो आपको तब आप शामिल हो पाएंगे, जब पेट आप क्वालिफाई होंगे तभी उस भर्तियों में आप क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। पेट का आयोजन जो होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स पे होगा, आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, आप जितने ज़्यादा मार्क्स गेन करो वो आपके लिए बेटर है। जब आप क्वालिफाई कर लोगे तभी जो फॉर्म निकलेगा तभी आप भर सकते हो, यानी कह सकते हो ये आपकी प्राइमरी परीक्षा है, प्रीलिम्स है आपका, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस भी आपने देखा होगा, तो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसी को पढ़ाते हैं, तो हम उसको भी आपको कंप्लीट करा सके। तो उसी के बारे में थोड़ी सी आपसे आज डिस्कशन भी करेंगे और शुरुआत भी करेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ में जैसे कि आप देखे होंगे, अगर सिलेबस आपने देखा होगा तो 5 नंबर में मैथ आना है, पर कुछ बच्चों ने कहा सर 5 नंबर की मैथ है। तो बेटा आप सिलेबस को पूरी ध्यानपूर्वक देखोगे तो लास्ट में आपको सिलेबस में लिखा होगा उसमें ग्राफ के बारे में, पाई, बार, चार्ट, ये सारे जो ग्राफ होते हैं 20 नंबर के ये आने हैं। और ये जो ग्राफ होते हैं, डीआई जो होता है, ये भी मैथ का ही पार्ट है। 20 नंबर में ये जो आना है ये भी बेटा मैथ का ही पार्ट है। तो मैथ 5 नहीं 25 नंबर का आना है, मैथ 5 नहीं 25 नंबर का आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है ना। शुरुआत आज हम करते हैं, श्री गणेश करते हैं कुछ बिल्कुल जीरो लेवल से, कुछ बेसिक चीज़ों से, जिसको जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, संख्याओं का ज्ञान। तो संख्याओं के ज्ञान में आज हम स्टार्ट करते हैं, पेट के हिसाब से इस रहेगा। और ऐसा नहीं कि खाली पेट में ही बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, कि पेट वाले विद्यार्थी ही पढ़ सकते हैं। ये आपकी टेट की परीक्षा, सी टेट की परीक्षा या और जो परीक्षा, क्योंकि संख्याओं का ज्ञान सारे एग्जाम में भाई जहाँ मैथ्स है वहाँ ये जानना जरूरी है, तो सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, पर पेट का ये स्पेशल होगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं संख्याओं के ज्ञान में। पहले तो आपको कुछ प्रारंभिक ज्ञान देते हैं मैथ्स का, जिसमें हम आपको शुरुआत, पहले आपने अगर कभी मैथ की शुरुआत की होगी तो मैथ की जो शुरुआत आपने पढ़ी होगी वो एक संख्या रेखा से करते हैं, संख्या रेखा से करते हैं। ये संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा में जो मध्य में होता है वो हमें शून्य दिखाता है, जीरो को दिखाता है, और जो दाएं हाथ पे होता है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाता है, पॉजिटिव धन पूर्णांक संख्याओं को दिखाता है, ऐसे, ठीक। और जो बाएं हाथ पे होता है ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋण पूर्णांक संख्याओं को दिखाता है। जैसे जैसे हम ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, हमारा मान संख्याओं की जो वैल्यू होगी बढ़ती जाएगी, संख्याओं की जो वैल्यू होगी बढ़ती जाएगी। जैसे -2 बड़ा है कि -1, तो इधर जो होती है वो संख्याएं बड़ी होती है, यानी -1 बड़ा है। अब कोई पूछे अच्छा 100 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो जनरल सी बात है 100 इज ग्रेटर देन 1, बड़ा वाले छोटे को तीर मारता है। पर अगर यही 100 बड़ा है कि 1 बड़ा है, अगर माइनस का चिन्ह लिखा दे तो -100 इधर होगा और -1 इधर होगा। तो बाएं से दाएं जब जाते हैं तो वो संख्याएं बड़ी होती है। इसमें कौन सा बड़ा है, तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा -100 से, ठीक है। इसी जानकारी संख्याओं के बारे में। अब इससे भी प्रश्न हो सकता है, आपसे पुटअप कर लिया जाए एग्जाम में, ठीक। तो माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है, माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी दिखाएगा वो उतनी छोटी होती है, और जो जितनी छोटी दिखाएगा वो उतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब हम कहते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, इन तरह की इस संख्याओं को हम पहले बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं धन पूर्णांक संख्याएं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं।
और ये इधर की जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर यानी ऋण पूर्णांक संख्याएं। ठीक। और ये जीरो जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ये समझो जैसे एक आप पढ़ते होगे अल्फा बीटा गामा, गामा उदासीन होता है, वैसे जीरो भी क्या है, उदासीन है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। अब ये तो हो गई संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब निगेटिव की तो बात होती नहीं है, जब भी हम जनरली बात करते हैं पॉजिटिव की ही बात करते हैं। पॉजिटिव होना उचित है, समाज में प्रेजेंट टाइम में तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, बस एक चीज़ से बचना है, सब पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, कोरोना पॉजिटिविटी नहीं जरूरी है। कोरोना पॉजिटिविटी बहुत खराब होता है हेल्थ के लिए, तो वो मत होइए, और सब आपके लिए बेटर होता है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने विचार को पॉजिटिव रखिए, ये सब ठीक है, इन सब चीज़ में पॉजिटिविटी ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इधर की जो संख्याएं होती हैं वो धन पूर्णांक, इधर की जो संख्याएं होती है ऋण पूर्णांक, और जीरो जो होता है बेटा उदासीन होता है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें पहले बिल्कुल बेसिक की, तो जैसे हमने पूछा आज हमारे वीडियो को कितने बच्चे देखें, हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, जो चीज़ हम काउंट करना शुरू करते हैं, है ना, जहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं उन्हें हम जनरली नाम दे देते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उन्हें हम जनरली नाम दे देते हैं नेचुरल नंबर, जहाँ से हम काउंटिंग जनरली हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, जहाँ से बच्चों को सिखाना पढ़ाना शुरू करते हैं नेचुरल नंबर, जिसको अलग अलग शब्दों में कोई पूरा प्राकृतिक लिखता है, कोई प्राकृत लिखता है, कोई प्राकृतिक कहता है। ठीक है, इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं। ये सब प्राकृतिक संख्या हैं जो हम जनरली काउंट करते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, क्योंकि काउंट जब भी किसी को चीज़ को काउंट करना होगा तो बिल्कुल जीरो से काउंट करेंगे। जैसे कितने विद्यार्थी आए हैं तो 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे। तो काउंट जहाँ से शुरू करते हैं यानी 1 से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, गिनते चले जाओ, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ पदम 10 पदम नील शंख नील जो भी होता है सब गिनते चले जाओ, यानी अनंत तक ये संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद अगली संख्या जो आप पढ़ते हो वो होती है, ये पहला पॉइंट आप पढ़ते हो। दूसरी संख्या जो आप अक्सर पढ़ते हो वो होती है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, कंप्लीट नंबर। बस अंतर क्या है प्राकृतिक और पूर्ण में, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और पूर्ण जब कहेंगे कंप्लीट नंबर तो वहां पे जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी जीरो से इसकी स्टार्टिंग होती है। जीरो हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या है, पूर्ण में। देखो 1 2 3 4 आ गए ना, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण में आती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। पर जितनी भी पूर्ण संख्या है पूर्ण में जीरो आता है वो क्या प्राकृतिक होंगी, नहीं, क्योंकि जीरो यहाँ पर है जीरो वहाँ नहीं है। तो प्राकृतिक को पूर्ण कहा सकता है और पूर्ण को प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया, रेलवे में, टेट में, है ना, तो इसको ध्यान रखें। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो ये सब आपके लिए पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक सबसे बड़ी क्या होती है, अनंत। इसकी भी सबसे बड़ी क्या होती है, अनंत होती है। ये होगी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद और जानकारी हम देते हैं आपको। प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अगला है तीसरा, एक संख्या होती है परमेय संख्या। जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और सॉरी नेचुरल नंबर तो प्राकृतिक होती है, सॉरी। परमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, जिन संख्याओं को हम जनरली p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम जनरली p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं परमेय संख्या, रेशनल नंबर। बस ध्यान रखना है कि नीचे दी गई संख्या का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे दी गई यानी हर का मान, ये ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, यानी कह सकते हो डिनोमिनेटर यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। हर या डिनोमिनेटर एक ही चीज है, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में हर। तो इनका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई लिख दिया 5/3 परमेय है, जी सर। 7/3 परमेय है, जी सर। तो ये सभी संख्याएं क्या है, परमेय है। यहां तक कि हम लिखें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट,
ये सभी संख्याएं भी क्या है, परमय है। अब किसी ने कहा सर परमय के लिए बटे क्यों होना जरूरी है, तो ये बटे में नहीं है। तो बेटा किसी भी संख्या के नीचे आप पढ़ते हो बटे 1 लिखा जा सकता है। जैसे आपको हमने कहा 2 + 3 बटे 4, इसको जोड़ो, तो आप करते क्या है, सर ने सिखाया होगा बटे 1 करते हैं, 4 1 का लघुत्तम लेते। तो बटे 1 क्यों किया, क्योंकि बटे 1 लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या के नीचे बटे 1 लिखा जा सकता है, 0 तो नहीं लिखते ना। तो इसलिए अगर कोई संख्या पर 0 ना हो तो वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं। अब कोई सर प्रश्न करे हमसे कि सर ये बताइए, इसको मिटाना पड़ेगा बेटा। अब कोई प्रश्न करे कि सर ये बताइए 0 क्या परमेय है कि नहीं है, 0 परमेय है कि नहीं है। तो हम बेटा याद रखोगे 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। और 0/1 लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0/1 0 ही होगा। पर अगर 0/0 लिखे तो फर्क पड़ सकता है, अनंत हो जाएगा। तो ये परमेय है, पर अगर किसी संख्या के नीचे 0 लिख देंगे तो वो अनंत हो जाता है, जो परमेय नहीं मान होगा। तो ये परमेय है, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखो, क्योंकि परमेय के लिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। खास चीज एक और याद रखो, जो पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये भी क्या है, परमेय है। पाई का जो मान होता है परमेय है, पाई का मान 22/7 परमेय है। ये आप फीड कर लो दिमाग में, पाई का मान जो होता है 22/7 ये परमेय है। और अब परमेय के बाद अगली संख्या होती है अपरमेय, अपरमेय संख्या। अब ये अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं वो समझो अपरमेय। यानी ये जनरली क्या होती है, रूट में होती है। जैसे √2 का एक्सप्लेन करें तो 1.414 डाट आता चला जाता है। या √3 को एक्सप्लेन करेंगे 1.732 डाट। √4 का मान 2, देखो आ गया। पर √4 हल किया जा सकता है, जिसका एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए उसे परमेय नहीं मानते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना आए उन्हें मानते हैं। तो √4 का परफेक्ट आ गया तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। √2, √3, √5, √7, √8, √9 तो होगा नहीं, उसका 3 हो जाता है। √10, √11 ये सभी क्या है, परमेय संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं, सॉरी, ठीक है। ये सभी क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। एक चीज और याद रखना, जो पाई का मान है 22/7 वो तो परमेय है, पर पाई जो सिंबल होता है, ये पाई सिंबल ही तो है, ये पाई जो सिंबल होता है ये अपरमेय है। जो पाई सिंबल होता है ये अपरमेय है। और जो पाई का मान, परीक्षा में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा परमेय है, आपसे पूछे परमेय संख्या बताओ, परमेय है। अब 4 ऑप्शन दे दे, मान लो लिख दे पाई और 22/7 और √3 और √7। अब कहीं इसमें परमेय है तो परमेय संख्या क्या होगी, जो पाई का मान होता है यानी 22/7 वो क्या है, परमेय है, 22/7। और ये क्या है, पाई जो सिंबल है, ये सिंबल है, ये क्या होता है, अपरमेय होता है। जो ये सिंबल है वो क्या होता है, अपरमेय होता है। इसको रटो, याद करो, कुछ भी करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे टेट में पूछा जा चुका है, पेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद परमेय अपरमेय की बात हम बात करते हैं। अगली संख्या 5वीं जो होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं प्राइम नंबर। नाम बहुत सुना होगा, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या, प्राइम नंबर यानी ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, ये परिभाषा हम सब बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, ऐसे ये सब डाटा लिखते चले जाओ। हमने एक का वर्णन नहीं किया, एक को परमेय नहीं कहा, और परिभाषा बोली थी ऐसी संख्या जिसको विभाजित ना किया जा सके, जो केवल स्वयं से कटे, उससे बोलते हैं परमेय संख्या, या एक से कटे। तो ये एक को क्यों नहीं लिखा, एक को नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है, ऐसी संख्या
आभास संख्या की जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे दो के दो गुणनखंड, गुणनखंड माने ऐसी संख्या जो दो को काटे, तो दो को काटने वाली एक काटेगा, दो काटेगा। ऐसे तीन को काटने वाला कौन काटेगा, एक काटेगा, तीन काटेगा, यानी दो ही गुणनखंड है। पर जब हम बात करते हैं एक की, जब हम बात करते हैं एक की, तो एक किससे कटेगा, एक से कटेगा। कोई दूसरी संख्या है, जीरो नहीं। तो अब एक केवल एक ही से कटता है, और होने कितने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए, इसलिए एक को हम अभाज्य नहीं मानते। इसकी एक्चुअल परिभाषा ये है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या निकल के आती है, 2। दो ही एक ऐसी संख्या है बेटा जो सम है और अभाज्य है, और जितनी भी आभास संख्याएं आप पढ़ोगे वो सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। और जितनी भी आभास संख्याएं आप पढ़ोगे वो सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। इसके साथ साथ कुछ जानकारी और हम आपको देते हैं। कि 1 से 100 तक, याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक कुल, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 25 आभास संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 आभाज्य संख्या होती है, कुल 25 आभाज्य संख्या होती है। ठीक, ये याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, अब जब हम आभास संख्या पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक शब्द बोला गुणनखंड, तो हम आप गुणनखंड के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक शब्द होता है बेटा गुणनखंड, और एक शब्द आपने पढ़ा होगा गुणज। गुणनखंड का एक पर्यायवाची नाम और है, गुणनखंड का एक पर्यायवाची नाम अपवर्तक भी है, बहुत सुना होगा। और गुणज का एक पर्यायवाची में एक नाम और है अपवर्ती। जैसे हमने कहा 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड, गुणनखंड कहें या अपवर्तक कहें, चाहे अपवर्तक कहें तब भी कंफ्यूज मत होना, यानी 12 के गुणनखंड। इसका मतलब ये होता है कि 12, इसका मतलब ये होता है 12 किस जिस संख्या से कटे वो उसके गुणनखंड। 12 जिस संख्या से कटे, जिस संख्या से कटे वे उसका गुणनखंड होती हैं, उसका गुणनखंड होती हैं। बहुत बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, वे उसका गुणनखंड होती हैं। यानी 12 जिस संख्या से कटे वे उसका गुणनखंड होती हैं। जैसे हमने कहा 12, अच्छा 12 किस किस संख्या से कटता है, तो आप बताओगे सर 12 कटता है 1 से, सर 2 से, सर 3 से, ये 4 से, सर 6 से, सर 12 से। तो 12 जिन संख्याओं से कटता है वो उसके गुणनखंड होते हैं। अच्छा, जैसे आपसे कहा गया 16 के गुणनखंड, यानी 16 जिन संख्याओं से कटेगा वो उसके गुणनखंड। यानी 16 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटता, 4 से कटता है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से कटता है, 16 स्वयं 16 से कटता है। यानी 16 जिस संख्या से कटे 16 के गुणनखंड, 25 जिस संख्या से कटे 25 के गुणनखंड, 36 जिस संख्या से कटे 36 के गुणनखंड, 72 जिस संख्या से कटे 72 के गुणनखंड। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि गुणनखंड लास्ट में उसी पे जाके रुक जाता है, और इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या निश्चित होती है। इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती, कुछ फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक, और दूसरी चीज है तो गुणनखंड के बारे में। और ये अपवर्त क्या होता है, तो 12 का गुणज। अब 12 का गुणज क्या होता है, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स। 12 का गुणज क्या होता है,
यानी 12 का पहाड़ा, 12 का गुणज यानी 12 का गुणज कहो या 12 का अपवर्त कहो, एक ही चीज है। इसका मतलब यह होता है 12 जिस जिस संख्या को काटे, 12 जिस जिस संख्या को काटे वे उसका गुणज होती हैं, उसका यानी 12 का उसका गुणज होती हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इनकी संख्या निश्चित होती है और इनकी संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है। जैसे 12 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी, 12 एकम 12, 12 स्वयं 12 से कटता है, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 12 जोड़ते जाओ, 12 धाम 120, 120 में ऐसा नहीं कि खाली 120 तक कटेगा, फिर 12 जोड़ो 132, ये भी 12 से कटेगा, फिर 12 जोड़ो 144, ये भी 12 से कटेगा, ऐसे जोड़ते चले जाओ 12 12, वो संख्याएं सभी क्या होंगी, 12 से कटेंगी। समझ में आ रहा है? तो ये सभी क्या होती हैं, 12 का गुणज होती है, ये 12 का गुणनखंड यानी ये अपवर्तक और नीचे अपवर्त्य होती है। अक्सर हमारी परीक्षाओं में अपवर्तक के बारे में ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुछ चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। चलो अब जैसे हमसे पूछा गया 12 के पूर्ण संख्या लिखें, 72 36 के कुल, एक प्रश्न आपको लिखा 36 के कुल कितने अपवर्तक या हम लिख सकते थे गुणनखंड, ठीक। तो 36 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी 36 किसके संख्या से कटता है उनकी संख्या बतानी है। तो 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 36 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 36 से कटेगा। कोई छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 36 के कुल कितने अपवर्तक आए, 9, ये आए 9। एक विधि और हम आपको बताने जा रहे हैं जो कह सकते हो ट्रिक, क्योंकि हो सकता है इसमें लिखने में हम 4 भूल जाएं, 9 भूल जाएं, कुछ भूल जाएं, क्योंकि आंसर तो एक एक अंक के डिजिट में दिया रहेगा। अब हमको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, या हमको दिख दे 120 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं या 360 के, तो बड़ी संख्या है तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, तो उस ट्रिक को आपने पढ़ा भी होगा, फिर से एक बार देखते हैं, नहीं जानते तो देखोगे। 36 को पहले हम आभास संख्याओं में तोड़ते हैं। आभास संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। जैसे शुरुआत कहां से होती है, 2 से, 36 को 2 से काटेंगे, आभास, इसको बोलते हैं आभास गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 2 से तोड़ा 18, फिर 2 से ही जाएगा, 2 9 18। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट 4 से ले जाते या डायरेक्ट 6 से ले जाते, इस विधि का नाम ही है आभास गुणनखंड विधि, यानी केवल आभास संख्याओं से ही ले जाएंगे। अब इसको 3 से ले जाएंगे, 3 3 का 9, फिर 3 से जाएगा, 3 3 कम 3, यानी 36 को जब हमने ब्रेक किया, गुणनखंड किया, तो आया 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, 2 आया 2 बार, 3 आया 2 बार। अब हमको अगर मान लो निकालना होता 36 के कुल कितने अपवर्तक या गुणनखंड हैं, तो आप ऐसे बड़े आसानी से 3rd 4th से ही पढ़ते आ रहे हो, बड़े आसानी से निकालोगे। अब आपको करना क्या है, इनकी पावर पे जो दिया होता है 2 और ये पावर दिया है 2, इनकी पावर को एक एक बढ़ा देते, 2 में 1 बढ़ाओगे 3 और इस 2 में 1 बढ़ाओगे 3 और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का 9, तो देखो 36 के कुल कितने अपवर्तक या गुणनखंड आ गए, 9, और वैसे भी निकालोगे तो 9। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इस तरह निकालो तब भी 9 आएगा, इस तरह निकालो तब भी 9 आएगा। बस इस तरह में थोड़ा सा ये है, जिनकी मैथ ठीक है वो तो चलो निकाल लेंगे, जिनकी मैथ वीक है वो इसी का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मान लो 36 के बजाय अब हम 72 का निकालना हो, तो बड़ी संख्या दे दें, या 120 का ही निकालना होता, तो 120 का इस तरह निकालने में बड़ा समय लगता, किससे किससे कटता, हो सकता है कोई भूल जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हमसे पूछा गया 120 के कुल कितने हैं, अब देखो 120 का ट्रिक देखो, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। 120 का कैसे निकालेंगे, 120 का फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 छंग 12 0, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से ले जाएंगे, केवल आभास संख्याओं से ही ले जाना है। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15,
अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 100, सही है ना। अब क्या करेंगे, 120 को जब आपने तोड़ा तो कितना आया, 2 की घात कितना आया, 1 2 3, 2 की घात 3 आया, और गुणे 3 की गुणे 3 और गुणे 5, इनकी एक एक संख्या आई है तो एक एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर एक एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमको इसका गुणनखंड अपवर्तक या गुणनखंड लिखने थे तो हम करते क्या है बेटा, अब इनकी पावर में एक एक बढ़ा देते, 3 में 1 बढ़ाया 4, 1 में 1 बढ़ाया 2, 1 में 1 बढ़ाया 2, और इन्हीं का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये कितना आ गया 16। समझ में है कितना आ गया 16, तो इसका आंसर क्या होगा 16। आप वैसे निकालोगे तब भी 16, इस तरह निकालोगे तब भी 16, इसी तरह आपको निकालने हैं अपवर्तक या गुणनखंड। एक चीज और आपको हम सिखाना चाहेंगे आज, जैसे एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने लेते हैं। पहले हमने कहा 24 के अपवर्तकों का योग कितना होगा। अब 24 के अपवर्तकों का योग, 24 के अपवर्तक निकालो फिर जोड़ो। जैसे अपवर्तक कहो या गुणनखंड, बात एक ही है, यानी 24 किस किस संख्या से कटता है, पहले तो आप ये निकालोगे, 1 से कटता है, 2 से कटता है, इस तरह लिख के जोड़ देंगे, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है, 24 से कटता है। तो इसका योग कितना होगा, इनको जोड़ोगे, 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 6 16, 16 और 8 16, 4 20 4 24, 24 और 2 26, 26 4 30 के 0 हंसिलाया 3 3 1 4 4 और 2 6 60। तो 24 के अपवर्तकों का योग, 24 किसका अपवर्तक पहले निकाले, यदि 24 किस किस संख्या से कटता है उनको निकाले, फिर इनका योग किया 60। आपको एक विधि और बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 24 के अपवर्तकों का योग निकालना है, यदि 24 किस किस संख्या से कटता है तो पहले 24 का प्राइम फैक्टर निकाल लो। ये ट्रिक बताने जा रहे हैं, 24 का आप पहले प्राइम फैक्टर निकालो। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, अभी हम निकाल देते डायरेक्ट, 2 की घात 3 गुणे 3, ये आएगा 8 3 24, पावर 1 कर दो। ये तो आप कर ही लोगे, अभी बताया है, ठीक है ना। इस तरह जो विधि बताए थे इस तरह वही करना है आपको। अब क्या करना है, आपको एक छोटी सी लाइन हमारे हिसाब से ड्रा कर देनी है। 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 6 मत निकलेगा, 2 3 6 8 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3। अच्छा 8 किस किस संख्या से कटता है, यानी 8 के गुणनखंड 1 से कटता है, 8 2 से कटता है, 8 4 से कटता है और 8 8 से कटता है। अच्छा 3 का गुणनखंड निकालना हो, 3 किस किस संख्या से कटता है, 3 1 से कटता है और 3 3 से कटता है। अब इनको दो जोड़, ट्रिक देखो, इनको दो जोड़, 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15, इधर जोड़ा तो 15, इधर जोड़ो 3 और 1 4। अब इन्हीं का कर दो गुणा, 15 चौके 60, यानी कहने का मतलब है 24 के अपवर्तकों का योग कितना आया 60। आप इस तरह भी कर सकते हो या आप इस तरह भी कर सकते हो, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये आपके लिए ट्रिक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे परीक्षा में आया था, रेलवे में पूछा जा चुका है, टेट में भी पूछा जा चुका है, आपने देखा होगा कि 100 के अपवर्तकों का योग या 100 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब देखो 100 का मान लो निकालना होता, ट्रिक से ही देखेंगे, 100 के गुणनखंडों का अगर योग निकालना होता तो 100 का अगर हम फैक्टर करते तो हमारा आता 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2, ये होता है। निकाल दीजिएगा, हमने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया, हमने बीच में एक छोटी सी लाइन ड्रा कर दी, और ऐसा नहीं कि 3 भी हो जाएंगे तो 3 भी कर लेंगे, ठीक है ना। 2 की घात 2 का मान 4 और 5 की घात 2 का मान 25। 4 किससे किससे कटता है, 1 से 2 से और 4 से। 25 किससे किससे कटता है, 1 से 5 से 25 25 से कटता है, और कोई संख्या छूटी तो नहीं है। अब इन्हीं को देते हैं जोड़, तो 4 और 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 1 31, और इन्हीं का कर देंगे गुणा, 7 एकम 7 7 3 21 217, यानी 100 के अपवर्तकों या गुणनखंडों का योग कितना आ गया 217। तो उम्मीद करते हैं आपको आज जितनी चीजें हमने बताई हैं, गणित का प्रारंभिक ज्ञान जो आपकी परीक्षाओं में आने वाला है पेट में, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कल हम इसकी की आगे के क्लास कंटिन्यू करेंगे, कल इसके आगे कुछ आपसे चर्चा करेंगे, कुछ नई चीजें आपको सिखाएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।